अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जो गोरखपुर प्राणी उद्यान है, हमारा चिड़ियाघर है, उसमें सबसे प्रचलित जानवर कौन सा है, सबसे लोकप्रिय, जिसे ज्यादातर दर्शक देखने आते हैं? हाँ। अच्छा, ये वहाँ पे जो भी प्राणी है उनके खान पान की क्या व्यवस्था है, क्या विशेष सुविधा उनके लिए रखी जाती है, उनकी पसंद का क्या खाना रखा जाता है? और जू में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। अन्य चिड़ियाघरों की अपेक्षा बहुत सारे चिड़ियाघरों में ऐसा है, लेकिन हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है जो शायद लोग नहीं समझ पाते होंगे कि हमारे यहाँ लखनऊ, कानपुर और इटावा अपने प्रदेश में, इधर हम अगर पूरब की तरफ जाए तो पटना, अगल बगल में यही 4 चिड़ियाघर है। लखनऊ ऑलरेडी शहर के बीचों बीच बना हुआ है और 100 साल से अधिक पुराना चिड़ियाघर है। कानपुर भी बहुत दूर है। गोरखपुर, उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पर? वहाँ पे हर जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि भाई आपको इस रेलिंग को पार नहीं करना है। उस रेलिंग को पार करने से क्या होता है कि आप एनिमल के पास पहुंचते हैं और एनिमल को नहीं पता है कि आपको हार्म नहीं करना है, वो अनइंटेंशनली भी अगर टच कर देता है तो हमें नुकसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे साथ है गोरखपुर प्राणी उद्यान के उपनिदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, मेरे दिमाग में क्योंकि काफी देर से मैं ये सोच रही थी, आ रहा था कि हमने डॉक्टर्स को सुना है, देखा है, जो हमारा इलाज करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, फिर पशुओं के डॉक्टर होते हैं, पर ये वन्य विभाग में आप जिस पद पर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये इसकी क्या पढ़ाई होती है जिसको करके इसमें भी पदोन्नति होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें कैसे आना हुआ आपका? जैसे देखिए, मैं बेसिकली पशु चिकित्सक हूँ जी, और मेरी जो शिक्षा है वो है नॉर्मली जैसे डॉक्टर बनने के लिए सब लोग बायोलॉजी से इंटरमीडिएट करते हैं और उसके बाद से हम फिर एक तैयारी में लग जाते हैं। एक होड़ होती है पूरी जी। उसमें जब हम चलते हैं तो उसमें एमबीबीएस के लिए अलग क्राइटेरिया है। जब अभी तो बहुत सारा पैटर्न नीट आ गया, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन जब हम लोग थे तो सीबीएसई, सीपीएमटी और प्री वेटनरी टेस्ट होते थे। तो जो प्री वेटनरी टेस्ट होता था मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसके थ्रू मैं अभी जो हूँ इस समय चयनित किया गया था पशु चिकित्सक के रूप में। तो मेरा चयन वैसे हुआ था पंतनगर विश्वविद्यालय का, अगर आपने नाम सुना, उत्तराखंड में है। तो मैंने वहां से अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की थी और वहां के बाद से मैं उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में एज ए पशु चिकित्सक कार्य कर रहा था। वहां से जब अपना गोरखपुर प्राणी उद्यान खुला तो यहाँ पे मुझे प्रतिनियुक्ति पे भेजा गया शासन के द्वारा कि आप जाएं, और चूंकि एक शासन भी देखता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, आपका कार्य और आपके बारे में क्या लोगों की ओपिनियन है। ये जुड़ने के बाद से ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये उपयुक्त है प्राणी उद्यान गोरखपुर के लिए। चूंकि नया चिड़ियाघर बन रहा है तो नए जगह के बनाने में जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ होगा शासन के स्तर पे कि हाँ ये निभा पाएंगे, तो मुझे यहाँ भेजा गया। तो अभी मैं यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी प्राणी उद्यान के पद पे कार्यरत रहा हूँ। वर्तमान में शासन ने मुझे उपनिदेशक के पद पे भी रखा हुआ है प्राणी उद्यान का, और अभी मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। जी, तो ये बचपन से ही सपना था बच्चों, जैसे जनरली अभी तो बच्चों का माइंडसेट होता है कि हमें भविष्य में ये बनना है, तो आपका पहले से माइंडसेट था कि हमें डॉक्टर ही बनना है या कुछ टर्निंग पॉइंट रहे लाइफ में? नहीं, ये तो बहुत रहा है। अगर आप ऐसे पूछिएगा तो मेरा हाई स्कूल ही मैं आर्ट की तरफ जा रहा था, तो फिर पेरेंट्स और टीचर्स ने मुझे साइंस की तरफ मोड़ा। फिर मैं मैथ की तरफ जा रहा था तो मेरे बायोलॉजी की तरफ मोड़ा। फिर मैं एमबीबीएस की तरफ जा रहा था। मतलब परिवार वालों का मत यही था, क्योंकि परिवार में और भी डॉक्टर्स थे, लेकिन फिर मेरा ये था कि मैंने उस प्रोफेशन को पास से देखा था, तो मुझे लगा कि चलो कुछ नया वाला प्रोफेशन चूज करते हैं, तो फिर मैंने वेटनरी चूज कर लिया। तो आज मैं वेटनरी चूज करने के बाद से मैं यहाँ हूँ। काफी स्विचेस किए हैं आपने भी। हाँ ठीक है, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं रहा कि बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, लेकिन अच्छा रहा है अभी तक मेरी लाइफ में। मैं अगर कहूँ तो ऊपर वाले की कृपा है कि जो भी चीजें रही हैं ठीक रही हैं, और भगवान करे कि सब सही चलता रहे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जो गोरखपुर प्राणी उद्यान है, हमारा चिड़ियाघर है, उसमें सबसे प्रचलित जानवर कौन सा है, सबसे लोकप्रिय, जिसे ज्यादातर दर्शक देखने आते हैं? हाँ, जैसे आप ऐसे सोचिए ना कि हम इंसानों के साथ क्या है कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाती हैं तो रेस्टोरेंट का कोई फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका फेवरेट हो सकता है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि आपका स्पेशल क्या है, तो जू का स्पेशल तो हम किसी को नहीं ऐसे बोलेंगे कि हमारा जू का स्पेशल कौन है, पब्लिक का स्पेशल होता है। और ये होता है अलग अलग लोगों का।
जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बर्ड्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको टाइगर से मतलब नहीं है, उनको टाइगर दिखे ना दिखे उनको फर्क ना पड़ता, लेकिन उनको बर्ड्स दिखनी चाहिए और वो बर्ड्स के बारे में आएंगे तो वहाँ घंटों का समय बिताएंगे, उनकी चहचहाट सुनना, उनके एक्टिविटीज को देखना, क्योंकि बर्ड्स अगर आप बहुत ध्यान से बर्ड्स को देखेंगी, वैसे पूरे वाइल्ड लाइफ में मैं सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि जब भी आप चिड़ियाघर आते हैं तो ये नहीं कि आप चिड़ियाघर आए और 10-20 मिनट के लिए घूमे और चले गए, ये नहीं। आप जब भी किसी बाड़े के सामने जाते हैं, कोई वन्य जीव अगर आपको दिखता है तो आप एटलीस्ट उस वन्य जीव के सामने कुछ समय बिताइए। जब वो आप समय बिताते हैं, क्योंकि जब हम किसी के सामने जब पहुंचते हैं ना तो वो अपनी एक पोजीशन में बैठा होता है या कुछ भी कार्य कर रहा होगा, लेकिन जब हम 2-4 मिनट का समय बिताएंगे तो अपनी पोजीशन बदलेगा, फिर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जो हमें उसकी स्पेशलिटीज के बारे में बताएगा। ऐसी चिड़ियाएं हैं तो जिनको चिड़ियाओं के प्रति रुचि है वो उसमें ही तल्लीन रहते हैं। बहुत सारे जो हर्पेटोलॉजिस्ट जैसे हैं या बहुत सारे जो लोग ऐसे भी हैं जो सरीसृप जो सांप हैं, कछुए हैं, आप देखती हैं बहुत सारे लोग कछुओं के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, मछलियों के प्रति लगाव रखते हैं, तो जो इनके प्रति लगाव रखते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। वो पूरे जू को घूम के आएंगे, उनको कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन जब उस जगह पे जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरा पैसा वसूल गया जी, ज्यादा समय बिताएंगे। लेकिन ओवरऑल बच्चों का जो इंटरेस्ट है, अब हम बात करें, जू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है एजुकेशन देना। मतलब हमारा कार्य ये भी होता है कि हम लोगों को शिक्षित भी करें। शिक्षित इसलिए करें कि उनका एक रोल है समाज में पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर, जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर बच्चे शिक्षित होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत प्रभावी होता है। तो जो ये बच्चों को इंटरेस्ट आता है टाइगर पे, लायन पे, लेपर्ड पे, दरियाई घोड़ा है या गैंडा है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव जानवर है। मतलब हम अट्रैक्शन इसलिए कहते हैं कि जिन बाड़ों पे शोर ज्यादा आए बच्चों की, वो लगता है वो आकर्षण, हाँ, वहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं। फिर भालू, हमारे यहाँ हिमालयन भालू है जी। वो एक बीरू भालू है, हमारे यहाँ हिमालयन भालू है, वो बहुत ही शरारती है। उसको आप कुछ भी दे दीजिए, उसने अपने बाड़े में कोई पौधा नहीं छोड़ा जिसको तोड़ न दे। हम लोग के लिए एक चैलेंज है कि हम उसके बाड़े में कोई हरियाली खड़ी कर दें। हिमालयन भालू, ये हिमालयन भालू चूंकि वो हिमालयी रीजन का है और वो कोल्ड क्लाइमेट को पसंद करता है, तो हम लोग कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा अभी जो है वो छोटा है, वो आई थिंक 6-7 साल का ही है अभी, तो उसके अंदर थोड़ी शरारत भी ज्यादा है, तो शरारती भी है। तो वो सबसे अधिक इंटरटेन करता है, मतलब वो उछल कूद करना और कहीं भी चढ़ जाना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अलग अलग वन्य जीव अलग अलग ग्रुप को पसंद आते हैं जी। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी योगेशी, जैसे कुछ लोग तो सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं या बच्चों का समय एक अच्छा बीते इसके लिए, कुछ होते हैं जो एक्चुअली वहाँ पे उन जानवरों के बारे में नॉलेज के लिए जाते हैं। हाँ, कि वो किस प्रजाति से हैं, क्या पसंद नापसंद है उनकी, तो ये वहाँ पे कुछ लिखित रूप से है या कोई गाइड वहाँ पर अवेलेबल है जो बताता है उन्हें उनके बारे में, ये अगर कोई इस वजह से जा रहा है। आप अगर आप जू जाएंगी ना जी, तो हर बाड़े के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा साइनेज बोर्ड लगा हुआ है जी। जिस साइनेज बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस वन्यजीव का नाम क्या है, इस वन्यजीव की क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ये इसकी उम्र कितनी है, ये क्या खाता है, कौन कहाँ रहता है, क्या चीज खाता है, क्या इसका मतलब सामान्य दिनचर्या होता है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो बच्चों के नॉलेज की चीजें ऑलरेडी वहाँ पे डिस्प्लेड हैं। बशर्ते कि मैं अनुरोध ये करूंगा कि जो भी जाए वो उनको पढ़े। तो जो लोग इस इंटरेस्ट से जाते हैं कि हमें जानकारी लेनी है, तो ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ है। और बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि इंटरनेट पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो लोग वहाँ से भी पढ़ते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। तो ये दोनों लोग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वहाँ पे जानवर हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पर? देखिए, प्राणी उद्यान 2 तरीके का सुरक्षा करता है। हमारे पास जानवर भी हैं तो हमारे पास दर्शक भी हैं। हमें दोनों की सुरक्षा ध्यान रखना है। तो हमें
वन्य जीवों को सुरक्षित करना है, हमें वहाँ पे आने वाले दर्शकों को भी सुरक्षित करना है। तो इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये है कि उनके लिए एक सेंट्रल जू अथॉरिटी से मानक बना हुआ है कि इतने थिकनेस का उनका वाल होना चाहिए, और ऐसे उनकी पूरी जो बाड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको हम इनक्लोजर बोलते हैं, वो होना चाहिए। उनके लिए रात में कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जो रात को हम कमरों में रखते हैं उनको, और सेल्स होते हैं हमारे पास, नाइट सेल होते हैं, तो हम उनको नाइट सेल में रखते हैं। दिन में अगर हम नहीं मेन पैडॉक में निकाल पा रहे हैं तो हम उसके लिए एक छोटा सा क्राल भी बनाते हैं जो ओपन टू एयर होता है, बट वो चारों तरफ से बंद होता है चैन लिंक के माध्यम से, तो हम उसमें भी जानवर को रखते हैं जी। तो जब ये जो भी चीजें बनाई गई हैं ये इस हिसाब से बनाई गई कि वन्य जीव बाहर ना आ पाए, और उसमें कहीं भी आप जब जैसे कोई बाड़ा बनता है हमारा, कोई नया वर्क चलता है, तो मैं तो जाता ही हूँ, मेरे नीचे के बहुत सारे और भी स्टाफ हैं, वो भी प्रैक्टिकली जाके, ये इसमें किसी तरीके का ढिलाई नहीं होता है कि कोई ऐसे ही सोच ले, प्रैक्टिकली मौके पे जाना होता है और सबको हाथ से छू के देखना होता है कि कहीं शार्प एज ना हो, क्योंकि वन्य जीव हमारे पास है, उसको नहीं पता है कि हम इस पे हाथ रखेंगे तो उसका हाथ खींचेगा तो कटेगा, तो वो हाथ रखेगा, उसके पाँव में स्क्रैच आ जाएगा, जो बाद में हमारे लिए एक ट्रीटमेंट का पोर्शन बनता है। तो हम लोग लिटरली पूरा चेक करते हैं जिससे कि कहीं शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे उसको चोट लग जाए, कहीं भी ऐसी नुकीली चीज ना हो, कहीं भी ऐसा फर्श या कोई भी सप्लाई ऐसी ना जा रही हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं कि कहीं उसके अप्रोच में ना आए। इवन कि हम हीटर भी लगाते हैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस जो है कि इस तक तो उसके हाथ, उसके टेल नहीं पहुंच सकती है, तो उतना दूर हम मेंटेन करके ही उन सब इक्विपमेंट्स को भी लगाते हैं। कूलर भी वैसे ही लगाए जाते हैं। तो ये वन्य जीवों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है, और आम लोगों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से स्टैंड अप बैरियर लगाए गए हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो लोग उस स्टैंड अप बैरियर को भी पार करने की कोशिश करते हैं, फांद के चले जाते हैं। सेल्फी का भी इतना दौर है, तो वो एक अलग इशू है, तो उसके लिए हम लोगों ने फाइन का भी इंतजाम करके रखा है। वहाँ पे हर जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि भाई आपको इस रेलिंग को पार नहीं करना है। उस रेलिंग को पार करने से क्या होता है कि आप एनिमल के पास पहुंचते हैं, और एनिमल को नहीं पता है कि आपको हार्म नहीं करना है, वो अनइंटेंशनली भी अगर टच कर देता है तो हमें नुकसान हो जाता है, और उससे गेन तो कुछ नहीं हुआ, इलाज अलग से कराना है। तो इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग स्टैंड अप बैरियर के इधर ही रहे, जो आपका क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से सुरक्षा हम मेंटेन करते हैं। अच्छा योगेश जी, जैसे कभी कभी क्या ऐसा भी हुआ है कि कोई जानवर अचानक से बहुत वाइल्ड हो गया और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हुआ? होता है। तो ये ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं? आप किसी भी वन्य जीव को आप ये नहीं सोच सकती हैं कि वन्य जीव तो वन्य जीव है ना जी। आप ये नहीं सोच सकती कि ये कब वाइल्ड हो जाएगा, कब, क्योंकि हम उसके टेम्परामेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है, अगर वो ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल उग्र हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, व्यवस्थाएं भी रखते हैं हम लोग। हमारे पास वाटर कैनन्स होती हैं, तेज पानी के प्रेशर्स होते हैं, या साउंड करके ड्रम बजा के, जिससे उसको डिस्ट्रैक्ट, बेसिकली क्या डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर कोई उग्र हो जाएगा तो जाके इधर उधर डिस्टर्ब करेगा, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको छोटी जगह पे शांत करना, अंधेरे कमरे में डालना है, जिससे कि थोड़ा सा अपने आप को, उग्र होने के पीछे कुछ कारण होगा, तो उस कारण को हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर उग्र है तो उसको हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उस बिल्कुल काम एंड सेफ फील करे। तो अगर वो शांत और सुरक्षित महसूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी में शांत हो जाएगा। जगह शांत होनी चाहिए इंसान को शांत करने के लिए, जैसे होती है वैसे पशुओं को भी, वाइल्ड एनिमल्स को भी शांत करने के लिए जगह का शांत होना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये वहाँ पे जो भी प्राणी है उनके खान पान की क्या व्यवस्था है? क्या विशेष सुविधा उनके लिए रखी जाती है? उनकी पसंद का क्या खाना रखा जाता है? जो भी वन्य जीव है उनको खाना, उनका एक डाइट चार्ट है, वो हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं जी। उसके एज, उसकी फिजिकल जो कंडीशंस हैं कि वो प्रेग्नेंट है या बच्चा है, ग्रोइंग फेज में है, ओवर एज्ड है, तो जैसा है उसके हिसाब से उसका एक डाइट चार्ट बनता है। और वो डाइट चार्ट सीजनल, जैसे अगर वेजिटेरियन है, जैसे कि जिसको हम कि एक हमारा कॉर्निवोर स्पीसीज होता है, एक
हर्बीवोर्स होते हैं। तो जो हमारे कॉर्निवोर्स हैं उनको हम मीट, फिशेस ये देते हैं। तो जो वो मीट वाले हैं उनमें तो हमारे पास वैरायटी नहीं है कि हम बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। हम बफेलो काफ मीट बेसिकली यूज करते हैं, कभी कभी हम गोट मीट यूज करते हैं। तो हम ये मीट यूज करते हैं उनको खिलाने के लिए। तो उसमें तो वैरायटी नहीं है, बट उसमें पोर्शन का डिफरेंस है। अगर ओवर एज्ड एनिमल है, उसके दांत बिल्कुल घिस गए हैं, तो उसको बिल्कुल च्यू करके खाना में तो खींच के खाना टफ होगा, तो हम उसको छोटे छोटे चंक्स देते हैं, आराम से खा लेगा। जो यंग है उसको हम पूरी पीस बड़ी सी देते हैं कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करे उसके बहाने। जैसे जंगल में क्या होता है कि वो पूरा ही वो खुद का शिकार करते हैं, तो पूरा खाता है। तो उसमें उसके ऐसा नहीं केवल खाना ही है ना, उसके शरीर की पूरी एक्सरसाइज है, पूरी फिजियोलॉजी उससे चलती है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नेचर के हिसाब से उसको वहां पे मिले। जो हर्बीवोर्स हैं, जिनको जो हम शाकाहारी वन्यजीव कहते हैं, तो जो शाकाहारी वन्यजीव हैं उनको सीजन के हिसाब से, जैसे अभी आपका ठंड का मौसम आ रहा है, तो आप हमारे यहाँ अगर कभी देखेंगी तो हर वन्यजीव के खाने में जो शाकाहारी हैं उनमें आपको गाजर मिलेगा जी। हाँ, गाजर, गुड़, जो जाड़े का एक बेसिक हम कहें कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। और जब गर्मी आएगा तो उनके खाने में हम खीरा और तरबूज और ककड़ी बढ़ा देंगे। तो ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है जी। साथ में जो चना है या और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, दालें हैं, ये भी भिगो के दी जाती हैं। आवश्यकता अनुसार जाड़े में थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। अमूमन गर्मी की जो डाइट होती है वो जाड़े की डाइट से कम होती है। तो जाड़े की डाइट हम थोड़ी सी बढ़ा के रखते हैं, लगभग 10 to 20% तक हम बढ़ा के रखते हैं, दोनों में, कार्निवोर्स में, हर्बीवोर्स में, दोनों में। तो वो जो फूड बढ़ा के रखते हैं वो एक ही मैनेजमेंट चलता है, और हमारा पूरा टीम लगा रहता है, इसके ऊपर काम करता है। जी जी। योगेश जी, जैसे आप भी तो जैसे इंटरनेट पे सभी कुछ अवेलेबल है, लोग वहाँ पे भी जानवर को देख ले रहे हैं, उनके बारे में डिटेल नॉलेज ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना इफेक्ट आया है उस स्ट्रेंथ पे जो इस सुविधा के पहले हुआ करती होगी? चिड़ियाघर में जो दर्शकों की स्ट्रेंथ होती थी, लोग ज्यादा संख्या में जाते थे, क्या आप ऐसा लगता है कि इस चीज ने इफेक्ट किया है उस संख्या को, दर्शकों की संख्या को? मेरे से पूछेंगे तो मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिकली देख के चीजें आपको समझ में आती हैं, जो हमें फील होता है वो कभी भी फील नहीं होता है वीडियोस में देखकर। वर्चुअली अगर हम देखते हैं किसी चीज को, तो हम आप लाख अगर किसी एक्टर की फैन हो, किसी एक्ट्रेस की फैन होंगी आप भी, तो आप उसके हजारों वीडियोस देख लीजिए, लेकिन अगर आपको पता चले कि गोरखपुर महोत्सव में वो आ रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि मुझे आगे की सीट मिल जाए और मैं पास से देख लूं। तो वो, जबकि आप जो परफॉर्मेंस देख रही हैं उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मोबाइल पे आपके कानों में सुनाई दे देगा, आपके ईयरफोन से। जी बिल्कुल। बट वो हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होता, हमें उसको रियल देखना है। हाँ, सामने से देखने का जो मजा है। तो जो टाइगर को आप मोबाइल में देख लेती हैं, कंप्यूटर पे देखती हैं, लैपटॉप पे देख लेती हैं, और जो टाइगर आपके सामने चलता है तो उसका आनंद अलग होता है। और जू में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, अन्य चिड़ियाघरों के पीछे बहुत सारे चिड़ियाघरों में ऐसा है, लेकिन हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है जो शायद लोग नहीं समझ पाते होंगे, कि हमारे यहाँ टाइगर को देखने के लिए बिल्कुल विजुअल बैरियर नहीं है जी। हमारा टाइगर अगर आपको देखना है तो बिना किसी विजुअल बैरियर के आप टाइगर देखते हैं, मतलब आप टाइगर और आपके बीच में कुछ भी नहीं है, आप टाइगर को रियल देखते हैं, कैसे उसकी वॉक है, कैसे उसका चलना है, चाहे वो गैंडा हो, चाहे हाथी हो, चाहे आपका लायन हो, चाहे दरियाई घोड़ा हो। क्योंकि जब बीच में कुछ भी चैन लिंक्स या कुछ भी बैरियर होता है तो थोड़ा सा विजन इंपेयर होता है, जरूर डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा होता है। तो जू में, गोरखपुर जू को जब बनाया गया तो मतलब ऊपर से इतनी अच्छी ड्राइंग रखी गई उसकी कि किसी भी तरीके का, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि आप देखें और आपको लगे कि साफ नहीं दिख रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आपकी आंखें ठीक है तो आपको जानवर एकदम रियल सामने दिखेगा। हाँ, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ, और मैं जानना भी चाह रही थी कि वैसे तो बहुत लोग बाहर भी जाते हैं कई चिड़ियाघर देखने, पर गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान के, इस चिड़ियाघर की क्या विशेषता है, ये जो अभी आपने बताई, इसके अलावा ये और बाकी प्राणी उद्यान से कैसे अलग है? देखिए, पहले तो गोरखपुर जू जो बना हुआ है एकदम अलग बना हुआ है। लखनऊ, कानपुर और इटावा अपने प्रदेश में, इधर हम अगर पूरब की तरफ जाए तो पटना, अगल बगल में यही 4 चिड़ियाघर है। लखनऊ ऑलरेडी शहर के बीचों बीच बना हुआ है और 100 साल से अधिक पुराना चिड़ियाघर है। कानपुर भी बहुत दूर है। गोरखपुर
और आप लखनऊ, कानपुर, इटावा की अगर बात करें तो आप उनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे 100-150 किलोमीटर के अंदर सब आ जाते हैं जी। लेकिन गोरखपुर चिड़ियाघर ऐसी जगह पे बना है कि यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल बनाए कि 200-250 किलोमीटर के कोई है ही नहीं, अकेला है जी, जो सबको संभाल रहा है, सबके इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है। तो इसलिए ये दबाव और बढ़ जाता है कि हमें पब्लिक के ऊपर भी फोकस करना है, हमें अपने वन्य जीवों के ऊपर ही फोकस करना है। जू का एक मैंडेट ये होता है कि जो भी जानवर आते हैं ना वो एक्सचेंज से आते हैं जी। रूल का ये होता है जू में कि हम कोई जानवर किसी को देंगे वो हमें दूसरा जानवर देगा। तो चूंकि हमारा जू नया है तो हमारा नया जू है तो हमारे पास जो भी जानवर अभी आए हैं, जो भी वाइल्ड एनिमल्स आए हैं वो हमने किसी न किसी जू से लेके रखे हैं जी। तो अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि हम एक्चुअली क्या है कि जब आप किसी नई जगह पे नया सेटअप तैयार करते हैं, नए एनिमल्स लाते हैं तो उस जगह पे वो एनिमल नया है और उस जगह के लिए वो एनिमल नया, दोनों जी। जगह के लिए भी एनिमल नया है और एनिमल के लिए वो जगह नहीं है। तो इन दोनों को एक्लिमेटाइज हो जाना और इन दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के और एक लंबा समय तक स्वस्थ बिता लेना ये टफ टारगेट चैलेंज है जी। क्योंकि हम लोग एक नए घर में चले जाते हैं, किसी गेस्ट बन के जाते हैं तो हम 2 दिन तक अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि हम पूरा ज्ञान रखते हैं कि हम 2 दिन बाद वापस चले जाएंगे, हमें पूरा ज्ञान है कि हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, लेकिन उस वाइल्ड एनिमल्स को कुछ नहीं पता कि वो वहाँ क्यों आया, क्यों लाया गया। उसके केयर टेकर्स बदल गए, उसके डॉक्टर्स बदल गए, उसका घर बदल गया जी। सब कुछ बदल गया उसका। तो उसको कंफर्ट जोन में आने में उस जगह को एक्सेप्ट करने में समय लगता है जी। तो ये भी मैटर करता है। अगर डॉक्टर्स चेंज हुए तो भी वो अनकंफर्टेबल होता है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप सोचिए ना, आपके घर की मेड बदल जाए तो आपको 10 दिन तक अनकंफर्टेबल फील होगा। बिल्कुल। तो वो तो उसका तो पूरा लाइफ स्टाइल ही हमने बदल दिया, हमने फूड बदल दिया जी। बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर कभी फिर बात करूंगा बताऊंगा। मैं जानना चाहूंगी और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी, ये बहुत रोचक होगा। क्योंकि बहुत सारी स्टोरी जैसे हैं कि हमने किसी जानवर को वहां से लाया और वो यहाँ आके खाना नहीं खा रहा है, मैं वहां से पूछना भैया इसको क्या खिलाते थे, वो बताते ये खिलाते थे, मैंने यहाँ खिला नहीं खाया। बाद में बहुत रिसर्च के बाद पता चलता अच्छा उन्होंने इस कंपनी का प्रोडक्ट खिलाया था, मैंने यहाँ खिला, उसने खा लिया जी। इतने पर्टिकुलर होते हैं एनिमल्स, बड़े ही सेंसिटिव होते हैं और बड़े ही मतलब आप ऐसे समझिए बड़े भोले होते हैं जी। अपनी जगह, अपने खाने को लेकर के वो सब कुछ के लिए बड़े भोले होते हैं जी। हम लोग जैसे खुराफाती नहीं होते हैं, वो बहुत ही भोले होते हैं और वो एक एक चीज को नोटिस करते हैं, छोटी छोटी चीजों के। अगर आप उनके बाड़ों में ना एक ईंट रख दीजिए इतना बड़ा जी, वो नोटिस करेगा कि ईंट आया है, रिएक्ट करेगा और वो सोचेगा कि क्यों आया है। जब तक वो अपने आप को सेफ नहीं फील कर लेगा तब तक उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा कि क्यों आया है। ये बहुत रोचक है ये बात सुनना और जानना। तो ये वाइल्ड लाइफ का ना एक बड़ा अलग ही है उनका जो उनका जो बोले ना कि उनका जो नेचर है बड़ी बहुत ही अलग है। योगेश, अभी जैसे आपने बताया कि सबसे लोकप्रिय भालू है जो हिमालयन भालू है वहाँ पर, वैसे मैं जानना चाहूंगी सबसे परेशान करने वाला प्राणी वहाँ पे कौन है, वन्य जीव जिसने सबसे ज्यादा, वो एंटरटेन तो करता है बट जिसके साथ आप लोगों को सेटल होने में बहुत परेशानी हुई हो? वही है, वो भी वही है, मनोरंजन भी वही करता है। क्योंकि देखिए रेस्क्यूड एनिमल की कहानी अलग होती है। रेस्क्यूड एनिमल की कहानी इसलिए अलग होती है कि जो रेस्क्यूड एनिमल आते हैं वो बिल्कुल हम वाइल्ड से किसी वजह से रेस्क्यू करते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस पड़ती हैं और कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा होता है कि ह्यूमन लॉस होने का डर हो जाता है, मानव क्षति हो रही है, वन्यजीव को चोट लग रही है, तो उसने उस वन्यजीव को वहां से रेस्क्यू करके जू में लाया गया, तो एक अलग वो स्टोरी चलती है। लेकिन जो जू में जानवर रह रहे हैं उनमें जो ज्यादा अपने बाड़े में उछल कूद करेगा, ऑब्वियस सी बात है हमें मैनेज भी उसी को ज्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे यहाँ एक जो टाइगर है वो भी अपना चलता रहता है, एक दो लेपर्ड्स हैं, हमारा जो वुल्फ है, भालू है जी, सब चलते रहते हैं। लेकिन अच्छा, ये एक्सचेंज की क्या रीजंस होते हैं? हम क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं? हमारे पास अगर हमारे वन्य जीव जितने प्राणी हैं सफिशिएंट है, तो क्या ये जरूरत क्या होती है कि हम कहीं और से उन्हें एक्सचेंज कर रहे हैं? एक्सचेंज का कारण कुछ और भी होता है। एक्सचेंज सेम नहीं होता है, जैसे हम लॉयन से लॉयन ही एक्सचेंज कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है। हम दो चीजों के लिए एक्सचेंज करते हैं ना। पहला हम एक्सचेंज करते हैं कि जैसे हमारी जो लाइन है, ब्रीड लाइन है, वो चेंज हो जाए। जैसे कि हम सेम लाइन में ब्रीड करेंगे तो इनब्रीडिंग हो जाएगी जी। तो हम इसको भी बदलना चाहते हैं कि इनब्रीडिंग ना हो। और दूसरा चीज की
हमारे पास जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी अपने चिड़ियाघर में 3 दरियाई घोड़ा है जी। हमारे पास 4 हो जाए तो हम 4 को रख के क्या करेंगे? हमको दिखाने के लिए 1 या 2 या 3 चाहिए, ब्रीडिंग के लिए भी 2-3 चाहिए। तो और हो सकता है किसी चिड़ियाघर में दरियाई घोड़ा ना हो, उनके पास कोई ऐसा जानवर है जो हमारे पास ना हो, तो ये एक्सचेंज करते हैं। हम उनको बोलेंगे भैया मेरा दरियाई घोड़ा आप ले लो, आप अपना ये दे दो, आपके यहाँ भी अच्छा लोगों को नयापन चाहिए। और जू में एजुकेट करना है लोगों को, कंजर्वेशन के बारे में बताना है, तो हमारे पास अगर अभी 40 से अधिक वन्यजीव हैं हमारे पास जो उनके स्पीसीज हैं, तो हम 40 के बारे में तो बता रहे हैं ना, लेकिन 40 ही तो है नहीं। तो अगर हम एक्सचेंज नहीं करेंगे तो हम 40 से 42, 45, 50, 100 कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए एक्सचेंज जरूरी है। जी जी। योगेश, प्राणी उद्यान में, चिड़ियाघर में जो भी पर्यटक आते हैं उनकी गतिविधियों को किस तरह से आप नियंत्रित करते हैं? किस तरह से ये चीज़ देखना कि वो उस पर्यावरण में आकर के अनुकूल गतिविधियां ही कर रहे हैं या कुछ डिस्ट्रैक्टिव चीजें ना कर रहे हो, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए इसमें क्या है कि चिड़ियाघर जो भी आएगा वो घूमने के हिसाब से आता है, इंटरटेनमेंट के हिसाब से आता है। मतलब माइंडसेट तो ये होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एजुकेट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जू इसलिए भी घूमना है कि उनको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए जी। तो मेरी समझ से गोरखपुर में उससे सस्ता इंटरटेनमेंट कहीं नहीं है जी। 50 रुपए में आप जाइए और आपको 9:30 बजे से लेके आज की डेट में, मतलब इस विंटर सीजन में 9:30 से लेके शाम के 4:30 तक आपको फ्री मिल रहा है। 50 रुपए के टिकट में घूम सकते हैं। इससे सस्ता तो गोरखपुर में कुछ ना मिलने वाला है। हमको तो नहीं पता है गोरखपुर में इससे भी सस्ता कोई इंटरटेनमेंट होगा जहाँ पे आपको इतने सारे स्पीसीज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के दिखने को मिलेंगे जी। तो लोग जब आते हैं तो उनकी सुविधाओं के लिए सबसे पहले तो हम जैसे कार पार्किंग, ये जो होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनकी सुविधा का वहीं से ध्यान रखते हैं कि आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। आप आए, हमारे यहाँ जू में एक लीनियर प्रोसेस है, एक तरफ से चलना है, दूसरी तरफ से घूम के वापस आ जाना है जी। एंट्री एग्जिट पे पूरी हमारे मैनेजमेंट के लोग रहते हैं। अमूमन हर बाड़े पे कोई ना कोई स्टाफ रहता है। अगर किसी को कुछ पूछना भी हो तो बाड़े पे कोई ना कोई स्टाफ रहता है जी। हमारे यहाँ या तो जू कीपर होगा या और कोई स्टाफ होगा। वो कुछ अगर स्पेशली कुछ किसी को कोई जानकारी भी लेनी तो वहाँ पे उसको मिलती है जी। वहाँ पे है, ऐसी व्यवस्था हम लोग करके रखते हैं जी। साथ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, टॉयलेट्स की जरूरत है वो उनको अवेलेबल है जी। क्लीन आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जू एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है तो हम लोग इन सब चीजों को भी ख्याल में रखते हैं। अंदर गोल्फ कार्ट्स हैं कि जैसे अगर कोई ऐसा है कि चलने में दिक्कत होगी उसको, बच्चों को घूमने में, तो गोल्फ कार्ट यूज करते हैं। इवन कि हम लोगों ने बेबी फ्रेम है, अगर कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो अपने बच्चों को लेके उस पर घूम सकते हैं। किसी के पेरेंट्स हैं जिनको चलने में दिक्कत है तो उनके लिए हमारे पास व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको गेट पे जाना है, बताना है कि मेरे साथ ये पेरेंट्स आए हैं, इनके लिए मुझे व्हील चेयर चाहिए, तो व्हील चेयर आपको मिल जाएगा। आप व्हील चेयर पे बैठाएं, उनको लेके गोजू को घुमाएं और लेके हमारा व्हील चेयर वापस कर दें। तो ये तो बेसिक फैसिलिटीज हैं। बाकी एक 70 थिएटर है जू में, अगर आपने उसका नाम सुना हो तो 70 थिएटर गोरखपुर में किसी के पास कहीं कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। एक अलग ही फील है वहाँ का, है वो तो थिएटर, लेकिन वहाँ पे अलग अलग एक थिएटर होता है कि जिसमें आपको अमूमन हम मूवी देखते हैं तो हम लोग 3 डायमेंशनल मूवी देखते हैं ना, तो जो 2D से 3D देखते हैं, वहाँ पे आपको 7D आपकी जो चेयर होती है वो मूव करती है। अच्छा जी। आपको रेन का फील कराएगा, आपको स्नोफॉल का फील कराएगा। उसके भी कुछ चार्जेस है या वो भी? वो चार्जेबल है, क्योंकि वो कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं उसमें, और वो हम अगर फ्री करेंगे तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो 48 सीट्स का है वो अभी हमारे पास जो है, और वो भी यूनिक है। 100 रुपीज बड़े लोगों के लिए, 70 रुपीज छोटे लोगों के लिए है, वो अलग है। पूरा बुक करते हैं तो उसका अलग बहुत ही डिस्काउंटेड चार्ज है। वो एक अलग फील है, क्योंकि वो पेएबल इसलिए है कि वो उसको मैनेज करना एक पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च हो रहा है, हमारा करोड़ों रुपए का सेटअप लगा हुआ है, तो उसको रिकरिंग कास्ट हमें निकालनी है चलाने के लिए, तो वो इसलिए उसको उसके ऊपर एक टिकट लगा रखा है। लेकिन वो भी एक बहुत ही वो सुविधा इसलिए हम कहते हैं कि उस चीज को आपको पाने के लिए
प्रदेश के बाहर जाना पड़ेगा और 500 रुपए से ऊपर का टिकट देना पड़ेगा जी। वो चीज तो 100 रुपए में दर्शकों अवेलेबल के है। लिए क्या सुविधा है, मतलब वहाँ पे फिल्में हाँ, visibility वाइल्ड लाइफ की फिल्में हैं। आपको रोलर कोस्टर बच्चों को बहुत पसंद आता है कि गाड़ी जी। ऊपर नीचे जा रही है, एक अलग वो फील है, वो सब आपको मिलेगा जी। वहाँ पे, वो सारी चीजें हैं। तो ये हम सुविधाओं में ही मानते हैं, क्योंकि ये अगर हम कोई भी चीज डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं, क्योंकि फ्री कर देंगे तो वो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। जी। तो अगर हमने उसको डिस्काउंट रेट पे रखा है तो वो एक लोगों के लिए सुविधा ही है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, क्या ये अलाउ है कि वो बाहर से अपने लिए कुछ लेकर आ रहे हैं जानवरों के लिए, या फोटोज क्लिक करना, जनरली ये सब रिस्ट्रिक्शन में होता है, क्या यहाँ पर अलाउ है? फोटो क्लिक करना तो अब आज के जमाने में तो आप फोटो क्लिक करना रोक भी नहीं सकते किसी को। बिल्कुल। अगर आप रोक ले तो आप मॉनिटर नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल। तो फोटो क्लिक करना बिल्कुल मना नहीं है, बस फोटो क्लिक कहाँ से करना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कैमरे कैपेसिटी तो आप उसको 100x जूम पे ले जाइए, बट आप जानवर के पास मत जाइए। अपने फोटो के चक्कर में अगर आप जानवर के पास जाते हैं, बस आपने हमारा स्टैंड अप बैरियर जो बना रखा है वो इसलिए बना रखा है कि उसके बाद आप खतरे के फेज में हैं, तो आप खतरे के फेज में न जाकर आप खतरे के फेज में ना जाएं और आप स्टैंड अप बैरियर के इधर रहें, अपने कैमरे से जूम करके फोटो लें, वीडियो बनावें। और अच्छी चीज है, अगर आपके फोन में एक टाइगर की फोटो है, एक लेपर्ड की फोटो है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी आप उसको देखेंगे तो आप उसके कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे जरूर। तो जो भी फोटो लेता है वो अच्छी चीज है, फोटो लेने में तो किसी को वो नहीं है। और हाँ, जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई मूवी बनाना चाहता है तो वो अलग से उसका सिस्टम है हमारे यहाँ, कि कोई वाइल्ड लाइफ की मूवी बनाना चाहता है तो वो अलग एक हमारे यहाँ काउंटर है, उस पर आपको संपर्क कराना है विद परमिशन। हाँ, विद परमिशन जी। और बाहर से जो लोग अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें लाते हैं जानवरों के लिए, खाने चीने जिस वाली कोई खाने का सामान ला रहा है, तो अभी आजकल दो तरीके के खाने का आइटम अगर हम बोले तो 2 तरीके का है। एक वो है जो आप वापस लेके जाएंगे अपने साथ जी। एक वो है जो आप वहीं छोड़ के जाइएगा। तो जो छोड़ के जाना है वो नहीं परमिटेड है जी। जो आपको लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। अगर आपने वाटर बॉटल, एक जो स्कूल वाले बच्चे लेके जाते हैं वाटर बॉटल, जो या जो आप नॉर्मली घर में हम लोग अच्छी क्वालिटी की वाटर बॉटल यूज करते हैं, जिसको हम लोगों ने वाटर बॉटल ही खरीदा है, तो वो आप डेफिनेटली आप हमारे जू में फेंक के नहीं जाइएगा, तो आप लेके जाइएगा, तो आप इसको निःशुल्क लेके जा सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, कोई बच्चा लंच बॉक्स में अपना टिफिन लेके आता है तो फेंकेगा नहीं, वो लंच खाएगा, अपना टिफिन बंद करेगा, अपने बैग में डालेगा, घर लेके जाएगा। लेकिन अगर वो चिप्स का पैकेट लेके आता है तो उसको फाड़ेगा, चिप्स खाएगा, पैकेट वहीं डालेगा, क्योंकि उस पैकेट में नमक है, वो हवा के साथ उड़ेगा, डियर फैमिली है, हिरन के बाड़े में पहुंचेगा, कलर भी ग्रीन सा है, टेस्ट भी नमक का है, एनिमल खा सकता है जी। और वो हार्मफुल है उसके लिए, डेफिनेटली प्लास्टिक तो हार्मफुल है ना उसके लिए। तो ऐसे लोगों के लिए बैरियर ये है कि जब वो गेट पे आते हैं तो एंट्री के पहले उनको हर पानी के बोतल पे इस तरीके के जो डिस्पोजेबल जितने भी आइटम्स हैं उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं 20 रुपीज का या 10 रुपीज का, अकॉर्डिंगली जैसा प्राइस होता है उसका। और ये आप लेके जाएंगे, अंदर आप खाइए, इसको लेके आइएगा तो आपको 10 रुपए हम दे देंगे वापस, रिम्बर्स कर देंगे हम। ये हमें पैसा नहीं चाहिए वो। अगर आप वो लेके आई हैं तो आपके ऊपर वो 10 रुपए का एक स्टिकर लगाएंगे, 20 रुपए का स्टिकर हम लगाएंगे, और जब वो आप वापस ले आके हमारे यहाँ दीजिएगा तो वो काउंटर आपको फिर 20 रुपए वापस कर देगा। तो उससे क्या हुआ कि 2 फायदे हो गए। पहला तो वो व्यक्ति जिसने ऑलरेडी 20 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, उस 20 रुपए की बोतल खरीदा उसने पानी के, उस पे 20 रुपए का स्टिकर लगवा लिया, अब उसकी हो गई 40 रुपए। 20 का पानी पी गया लेकिन वो बोतल अभी भी 20 रुपए की है, तो डेफिनेटली फेंकेगा नहीं, वो ले आके हमारे यहाँ देगा। तो हमारे यहाँ अंदर गंदगी नहीं होती है। जो चिप्स के पैकेट हैं उनके साथ भी यही होता है। और गलती से अगर किसी ने फेंक दिया तो हमारा स्टाफ भी पाएगा तो उसको 10 रुपए की नोट है, पानी की बोतल 20 रुपए की नोट है, उसके लिए उठा के खुद ही ले आके साहब ये लो हमें 20 रुपया दे दो, तो हम उसको भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा स्टाफ ला दिया हम छोड़ देंगे, नहीं, हमारे काउंटर पे ये बोतल जो लेके आएगा, ये स्टिकर जो रिम्बर्स कर देगा हम उसको दे देंगे। मैं जाऊंगा तो मुझे 20 रुपया देंगे जी। हाँ, इस वजह से वो चीजें अपनी जगह पर पहुंच जाती होंगी इधर-उधर तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेनफुल होता है कि आप आइएगा तो आप पानी लेके जाएंगे तो हम रोकेंगे, नहीं ये बोतल लेके नहीं जाना, अरे क्यों नहीं जाएगा, पानी है, फिर हम बोलेंगे बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, 20 रुपए का स्टिकर लगवा लीजिए, आप आइएगा, आपको हम ससम्मान वापस कर देंगे 20 रुपया। और इस वजह से लोग
अवॉइड भी करेंगे, बहुत अवॉइड भी चीजें करते हैं। अंदर तो लेकर बहुत सारे लोग अपने पानी की बोतल कहते हैं कि साहब मैं इस पे अपना ये मार्कर से लिख दे रहा हूँ अपना नाम, यहीं रख दे रहा हूँ, आऊंगा ले लूंगा। बिल्कुल, मेरा काउंटर बना हुआ वहाँ पे, आप अपना मार्क लगा दीजिए, आप रख दीजिए, आप वापस आइए, अपना बोतल उठाइए, लेके जाइए। जी। तो इसमें एक खतरा ये भी होता है कि अपने साथ अगर वो लोग कुछ ऐसे खाने की चीजें ले गए और अंदर किसी जानवर को उन्होंने ऑफर भी कर दिया, तो क्या इस पे भी कड़ी निगरानी रहती है कि वो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी, जिनकी मॉनिटरिंग लगातार होती है। हर जगह हमारा, मैंने बोला ना कि हर बाड़े में आपको स्टाफ भी मिलेगा जी। तो वो स्टाफ दोनों काम के लिए है, क्योंकि एक लंबे परिक्षेत्र में वो फैला हुआ है, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आ रहा था। जैसे आपने बोला ना कि दो तरीके के लोग हो गए। एक वो है जो कुछ जानना चाहता है तो उसके लिए वो बताने के लिए है जी। जो चाहता है कि हम अंदर फेंक देंगे तो उसको रोकने के लिए तो उसका काम वही है जी। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसकी क्या यूज करते हैं, किस रूप में। आप उससे जानकारी लेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है, लेकिन बदमाशी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रोकने वाला है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उसका फायदा ले लेते हैं। जी जी। अच्छा योगेश जी, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, अच्छी संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां पर, फिर भी आपने कभी देखा होगा कि कभी संख्या ज्यादा हुई कभी कम हुई, तो ये संख्या अच्छी बनी रहे, अपने चिड़ियाघर की लोकप्रियता के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं? मैं इसके बारे में बताऊं आपको, जैसे फुटफॉल का एक बहुत ही अनडुलेट पैटर्न है जी। सैटरडे संडे को ऑब्वियस सी बात है कि जू एक ऐसे टाइम पे खुलता है जब पूरी दुनिया बंद होती है तो जू खुलता है। जैसे सैटरडे, आज संडे है जी, तो आज संडे है तो संडे को सारे ऑफिसेस सारे स्कूल बंद रहते हैं। तो आज बंद है तो लोगों के एंटरटेनमेंट का दिन है, तो हमें खुलना है जी, ताकि लोग एंटरटेन कर सके अपने आप को, अपना समय निकाल सकते, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो आज हमने अपने आप को खोल के रखा है जी। तो ऑब्वियस सी बात है जब सभी लोग फ्री हैं तो हमारे यहाँ फुटफॉल बेटर होगा जी। तो सैटरडे संडे में जू में खूब भीड़ होती है। वीक डेज जो होते हैं मंडे ट्यूसडे, मंडे को ऐसे जो हम बंद रखते हैं, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है जी। और लोगों का इंटरेस्ट, चूंकि गोरखपुर का एरिया आप समझ रहे हैं कितना बड़ा है जी, तो लोगों का इंटरेस्ट तब बना रहेगा जब हम एनिमल्स बदलते रहेंगे, हम नए नए अट्रैक्शंस लाते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक बड़ा इनिशिएटिव लिया हम लोगों ने। एक यूपी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ हम लोगों ने प्रस्ताव कुछ रखे हैं। योगेश जी, जैसा आपने कहा कि दर्शकों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि कभी दर्शक बहुत ज्यादा संख्या में है, कभी कम है, तो ये संख्या बराबर रहे या बढ़ती रहे, इसके लिए क्या योजनाएं हैं? एक्चुअली जू में नई जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक लोगों का अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। नई चीजें आएंगी तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग एक बार जू देख चुके हैं वो सामान्यतः बहुत लंबे समय बाद दोबारा जू आना चाहते हैं जी। लेकिन जब हम जू में कुछ नया कर देते हैं तो लोग पुनः उस एक जानवर के लिए या उस एक अट्रैक्शन के लिए आते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत सारे नई चीज़ों को ऐड किया है। और अभी यूपी टूरिज्म के साथ भी हम लोगों की वार्ता हुई है और हम लोग यूपी टूरिज्म के साथ मिलके बहुत सारे और नए प्रोजेक्ट्स जू में ला रहे हैं। साथ ही साथ एक वॉक थ्रू एक्वेरियम बनाया जा रहा है जिससे कि एक अलग ही बहुत ही बड़ा ऐड होगा गोरखपुर जू में, जो आई थिंक पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, देश में भी 3-4 जगहों पे है, जिसमें एक टनल होता है और आप टनल के थ्रू जाते हैं और चारों तरफ से ग्लास होता है जिसमें आपको बड़ी बड़ी फिशेस 10 फीट की जो फिशेस हैं वो दिखती हैं। तो ये चीजें अभी पाइपलाइन में हैं और बहुत ही जल्दी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो प्राणी उद्यान प्रबंधन यही प्रयास कर रहा है कि दर्शकों की संतुष्टि के लिए जो बेस्ट हम फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकते हैं, जो बेस्ट हम वन्य जीव ला सकते हैं, हम उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि जो लोग आवें वो कुछ सीख के जाएं, कुछ ले के जाएं चिड़ियाघर से, जिससे कि जब वो जाएं तो वो बतावें कि हाँ, इन वन्य जीवों को देखने के बाद से हमें कुछ मिला और हमें इनके संरक्षण के ऊपर कार्य करना चाहिए जी। तो इसके साथ ही मुझे लगता है इसका जवाब भी मिल चुका है कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं। अंत में मैं ये जानना चाहूंगी कि अपने दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, चिड़ियाघर के जो दर्शक हैं जो देखने आते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, और ये चीजें बनी रहें, बढ़ती रहें, लोगों का आकर्षण बना रहे, इसके पीछे क्या सोच है आपकी?
देखिए, जो लोग भी चिड़ियाघर आते हैं, मैंने बताया पहले भी कि वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं जी। अगर इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे अंदर एक थोड़ा सा ये मन में आ जाए कि हमें कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना है जी। क्योंकि अभी हम लोग जो चीज, अगर आप आज से 30 साल 40 साल पीछे जाइएगा तो देखिएगा कि जो परिस्थितियां थी पेड़ पौधों की या हरियाली की या नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, वो आज नहीं है, घट रही है जी। तो अभी हम 50 साल बाद सोचेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होंगी उनको क्या मिलेगा, हम नहीं जानते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने नीचे वालों को विरासत में अपनी संपत्ति ही ना देके जाएं, हम विरासत में उनको अपना एक पर्यावरण भी देके जाएं जी। और उस सुरक्षित पर्यावरण को देने के लिए चिड़ियाघर सबसे बेस्ट प्लेस है गोरखपुर के अंदर अभी, जो आपको बताता है कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है और कितना विविधता है और कितना खूबसूरत है जी। ये आपको चिड़ियाघर देखने से मिलता है जी। तो मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि जब भी वो चिड़ियाघर आए ये जरूर सीख के जाएं कि हमें इन वन्य जीवों के घरों को बचाना है और अगर हम इनके घरों को बचा ले रहे हैं, हम इनके वातावरण को बचा ले रहे हैं तो हम अल्टीमेटली अपने आने वाली जनरेशन को कुछ दे पा रहे हैं जी। और वो चीज ऐसी दे पा रहे हैं जो फिर छीड़ नहीं होने वाली है, फिर वो मेंटेन रहेगी जी। और ये हमारा रिटर्न होगा प्रकृति को भी और अपने जनरेशन आने वाली को गिफ्ट होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई और मुझे लगता है कि ये सारी बातें सुन करके जो लोग अभी तक नहीं गए हैं वहाँ पर या जा चुके हैं एक बार फिर से दोबारा जरूर जाना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर प्राणी उद्यान के उपनिदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ